आपने जो सवाल पूछा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अभी भी क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग हैं इस देश में, चाहे वो लीगल एकेडमिया से जुड़े हो या अदरवाइज, उनको क्या समझ में आता है कि लॉ और संस्कृत का एक्चुअल में कोई संबंध नहीं है। तो वास्तव में वास्तविकता ये है कि संस्कृत जो है हमारे यहाँ पे नॉलेज की ओरिजिन की मेन लैंग्वेज रही है। अगर आपको संस्कृत नहीं समझ में आता तो आप भारतीय ज्ञान परंपरा को भी नहीं समझ पाते। अब जैसे मैं लॉ की फील्ड में हूँ तो मैं क्या चीजें देखती हूँ कि जो भी हमारे यहाँ का लीगल जो फिलोसफिकल टेक्स्ट है उसको हम ट्रांसलेटेड पढ़ते हैं, और ट्रांसलेशन किसने किया? किसी अमेरिका के व्यक्ति ने किसी यूके के व्यक्ति ने किया। तो उसने क्या किया है, उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसलेट किया है, उसने अपने इंटेंशन को ट्रांसलेट किया, लेकिन एक्चुअल में जिस इंटेंशन से उस संस्कृत ग्रंथ लिखे गए थे, क्या वाकई में वो उसी तरीके से ट्रांसलेट हो पाए? और इसीलिए आपने देखा कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने तो इसको कुछ जानबूझ करके और कुछ शायद गलतियां रही उसके कारण किया, और धीरे धीरे भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर हम एक प्रश्न चिन्ह उठाते चले गए। उनके पास एक रीजन था, और रीजन ये था कि अगर वो भारतीय ज्ञान परंपरा को नीचे ना ले आते तो खुद को ऊपर नहीं ला सकते थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप भाषा का भी कंपैरिजन देखेंगे तो संस्कृत, हिंदी या किसी भी भारतीय भाषा को जब आप लॉ की भाषा से अंग्रेजी की भाषा से कंपेयर करते हैं तो भारतीय भाषाएं बहुत साइंटिफिक हैं। जैसे सूर्य के 108 नाम है, तो ये एक्चुअल में एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है, वो उसकी अलग अलग पोजीशन पे बेस्ड है। तो हर एक शब्द में एक भाव है। हमने जब उसको अंग्रेजी से रिप्लेस किया तो हमने भाव की भाषा को अभाव की भाषा से रिप्लेस कर दिया। अब उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें जुडिशरी में भी दिखाई देता है। मेरा ये मानना है कि अगर हम सिर्फ लॉ में अगर भारतीय भाषा लेकर के आते हैं, मैं गारंटी देती हूँ आपको, आपके कम से कम 50% जजमेंट्स ऐसे होंगे जो चेंज हो जाएंगे। हमने बाहर की भाषा ली, बाहर का ही जूरिस्प्रूडेंस लिया, हमने वो अंडरस्टैंडिंग ली जो कि न तो भारतीय थी और न ही वो टाइम टेस्टेड थी, और उसका परिणाम ये हुआ कि अगर आज आप रिजल्ट देखेंगे तो लॉ से जिस लॉ के कारण पूरी दुनिया में शांति होनी चाहिए, एक्चुअली पूरी विश्व में शांति हो गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि लॉ और संस्कृत का बहुत गहरा संबंध है, ताकि हम नॉलेज को सही ढंग से और सही तरीके से समझ सकें। अभी मैं छोटा सा सवाल चाहूँगा, क्योंकि जो बाहर की ITC धाराएं हैं, क्योंकि आप कानून की प्रोफेसर भी हैं, क्या लगता है कि हमारे कानून की भाषा को थोड़ा सरल नहीं होना चाहिए कि आम लोगों को अपने अधिकारों का कैसे पता चलेगा? कि जैसे कई लोग हैं जो धाराएं नहीं समझते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जो 151, 171 की बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिनके बारे में, तो क्या लगता है इनको सरल करना आवश्यक है? आप कह रहे हैं थोड़ा सरल होना चाहिए, मैं कह रही हूँ बहुत सरल होना चाहिए। इतना सरल होना, आप कानून किसके लिए बनाते हैं? या आप एक आम पब्लिक के लिए कानून बना रहे हैं, उसकी भाषा आप आम लोगों को तो छोड़ दो। एक ही शब्द पे सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े जो एडवोकेट्स आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो किस बात पे कर रहे हैं? इसका अर्थ ये है कि इसका अर्थ वो है। और अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को आप देखेंगे तो अच्छे न्याय के लिए जो प्री कंडीशन है वो है उसकी सर्टेनिटी, एक निश्चिंतता, एक कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, रोज जजमेंट चेंज हो रहा है, फैक्ट वही है, केस जजमेंट चेंज हो रहा है, तो उसका परिणाम ये हो रहा है कि आप ये इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं कि सिमिलर फैक्ट्स में सेम जजमेंट आने वाला है या वो पलटने वाला है। तो जब आप न्याय को अनसर्टेन कर देते हैं, जब आप जस्टिस को अनसर्टेन कर देते हैं ना, तो लोगों का फेथ जो है वो सिस्टम से टूटता है। तो भाषा सरल होनी चाहिए, और मैं तो कह रही हूँ आज आपके सबके सामने कि अब हमें डी लेजिस्लेशन करने का समय आ गया है। हमने बहुत कानून बना दिए, अब कृपया करके इसको कम किया जाए और इसकी भाषा को जो सरल किया जाए। कानून एक बोझा हो गया है, और उसका सीधा परिणाम है कि अगर ये हमारे लिए उपयुक्त होते तो आज 4 करोड़ मैटर कोर्ट में पेंडिंग न होते। इसका मतलब है कि हमारे उपयोगी नहीं है। ये जो अभी बार बार जो जैसे अभी मान लीजिए 3 अमेंडमेंट हुए हैं, तो ये जो अमेंडमेंट मतलब ये क्यों किस कारण से हो रहे हैं? क्या इनमें मतलब? देखिए, इसमें जो सरकार का इंटेंशन है कि इसमें कितने सक्सेसफुल हो पाते नहीं हो पाते वो भविष्य बताएगा, बट सरकार का इसमें जो इंटेंशन है वो मेन इंटेंशन ये है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिशर से समझ गए थे कि लंबा समय तक वो यहाँ पे रहने वाले नहीं है। तो आप देखिएगा मेजर चेंजेस 1857 के बाद आए हैं। एक तो लॉ में आया और दूसरा एजुकेशन सिस्टम में आया। उन्होंने जैसे भी भाषा की हम बात करें तो उन्होंने 2 चीजें करी। एक तो स्ट्रक्चर्ड एक जुडिशियल सिस्टम खड़ा किया जिसमें हायरार्की ऑफ द कोर्ट थी। लैंग्वेज को इतना टेक्निकल और टफ कर दिया कि वो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। तीसरा उन्होंने कर दिया, उसकी भाषा को चेंज कर दिया। वो जो लॉ लेकर के आए थे वो हमें कंट्रोल करने के लिए लेकर के आए थे, क्योंकि उनका लंबा समय तक यहाँ पे शासन करने का उद्देश्य था। वो एक शासक के कानून है, और जब शासक के कानून होते हैं तो उसका उद्देश्य न्याय नहीं हो सकता, शासन होता है। तो उन्होंने लंबा शासन करने के लिए वो कानून वो लेकर के आए, और मुझे तो लगता है कि
ये कानून हमें बहुत पहले बदल देने चाहिए थे। अब जैसे भारतीय दंड संहिता, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ इंटरप्रिटेशन के लिए। अगर कोई लेजिस्लेशन आपके सामने और आपको समझना हो कि इसका क्या उद्देश्य या किस लिए बना है, पहली चीज जो समझ में आती है ना, उसका नाम क्या है। पहला हिंट आपको नाम से मिलता है, भारतीय दंड संहिता। वहीं से समझ में आता है कि मूल उद्देश्य दंड करना है। अब किस चीज के लिए दंड देना है, उसके लिए आप भारतीय दंड संहिता को पढ़ेंगे। तो दंड से न्याय की जो जर्नी है, ये छोटी जर्नी नहीं है, ये बहुत बड़ी जर्नी है। हमें ये लगता है कि हमने दंड देकर न्याय दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग जैसे प्रायश्चित की बात कर रहे थे, एक्चुअल में आपका इंटरनल क्लींजिंग और इंटरनल रिफॉर्म होना चाहिए। पर अगर आज आप उसको देखेंगे तो कहीं भी कंसर्न में नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे भारतीय न्याय संहिता में उन्होंने प्रायश्चित को कम्युनिटी सर्विस के रूप में कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया है। दूसरा एक जो बड़ा इनका इम्पोर्टेंट चेंज अगर आप देखेंगे तो हमारे पूरे के पूरे भारतीय ज्ञान परंपरा में और न्याय व्यवस्था में राष्ट्र को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। राष्ट्र जो है वो परम है। और मैंने अभी भी यहाँ पे बोला था कि जो प्रेम्बल शुरू होती है वो वी द पीपुल के बाद सॉवरेनिटी पे क्यों आती है, राइट से क्यों नहीं शुरू होती, क्योंकि राष्ट्र की संप्रभुता ही सर्वोच्च है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर जितना लीगल डिस्कोर्स यहाँ पे पिछले 75 सालों में चला, आप देखेंगे कि राष्ट्र की इम्पोर्टेंस को लोगों की सोच से निकाल दिया गया और ये व्यक्ति सेंट्रिक हो गई, नेशनल सेंट्रिक न होने के बजाय। ये जो नई भारतीय संहिता न्याय संहिता लेकर के आए हैं, इसमें व्यक्ति और राष्ट्र दोनों का ध्यान रखा गया है और कम से कम 3 से 4 क्लियर कट प्रोविजन ऐसे जोड़े गए हैं जो राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता से संबंधित हैं और जो पहले इसका पार्ट नहीं थे। और इसके साथ साथ इसको सरलीकरण हो, लोगों को न्याय मिले। अगर कोई आई विटनेस नहीं है तो भी हम जो विक्टिम है उसको न्याय दे पाए, इसको लेकर के आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में काफी सारे परिवर्तन किए गए। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। अभी सरकार ने इसको लागू किया है, आने वाले समय हम देखेंगे कि इसका कैसा परिणाम आता है। पर एटलीस्ट कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि एक सार्थक पहल और सार्थक शुरुआत है अंग्रेजी कानून से भारतीय कानून के डायरेक्शन। सीमा जी, छोटा सा सवाल करूँगा, उसका जवाब भी छोटा सा, क्योंकि ऐसी युवा पीढ़ी है वो संस्कृत और सनातन से दूर भागती जा रही है, उसे इनके प्रति कैसे जागरूक किया जाए? देखिए, भारतीय संस्कृति और सनातन से युवा पीढ़ी क्यों दूर भाग रही है, हमें इसके कारण को खोजना पड़ेगा। एक तो हमने ना लोगों के दिमाग में एक चीज सेटल कर दी ले जा करके कि भारतीय संस्कृति जो पुरातन है, पर हम ये नहीं कर पाए स्टैब्लिश कि वो पुरातन नहीं, वो सनातन है। और सनातन का मतलब होता है जो कभी नष्ट नहीं होती। एक जो भारतीय ज्ञान परंपरा में थोड़ा सा मुझे लगता है एज एन एकेडमिशियन हम सबको काम करना पड़ेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा वो एक कॉस्मिक लॉ से जनरेट होती है, उसको समझना वो थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि वो समझना मुश्किल है और हमारे एजुकेशन सिस्टम से वो पिछले कम से कम मैं तो कहूँगी 100 साल से बाहर है या उससे भी ज्यादा समय से। तो हमारा जो ओरिएंटेशन है उसको समझने का वो खत्म हो चुका है। आज का जो बच्चा है जिसका जो अटेंशन का टाइम स्पैन है वो कुछ मिनट का है, वो आपसे लंबी लंबी फिलॉसफी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपसे तर्क पे बात करना चाहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा पूर्णतः साइंटिफिक भी और पूर्णतः लॉजिकल भी है। हमें क्या करना है, हमें उसको सिंप्लीफाई करके जो उसको जिस भाषा में समझ में आए उसको तर्क के आधार पर और सरल भाषा तक उस तक पहुंचाना है। मैंने खुद इसके एक्सपेरिमेंट किए और इसके जो परिणाम थे, मुझे लोग बोलते थे कि सुनते नहीं, मैंने सुना है, हर बच्चा सुनता है और सुनता ही नहीं है, वो आके आपसे पूछता है कि हम इसमें और सीखना चाहते हैं, आप हमें बताइए कि हम कहाँ सीख सकते हैं। तो शायद हमें समय के साथ ना अपनी जो पद्धति है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने